बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी खबरों पर तजिया पेश करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जवेद इकबाल ग्रैस साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं वो मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी हैं जनाब नाज़म मलिक साहब। उनसे भी बातचीत करेंगे। अपनी खबरों जिस पर तजिया पेश करेंगे, हम इससे ख़बर से आगाज़ करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने आज लाहौर में एक अजलास बुलवा रखा था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने भी शामिल होना था। मियाँ शहबाज शरीफ शामिल क्यों नहीं हो सके, इसकी क्या वजूहत है, नाज़म मलिक साहब की ज़बानी सुनते हैं। जी नाज़म मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़म मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम यूनुस बार साहब, मेरी आवाज़ आ रही है मलिक साहब? जी आ रही, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने आज लाहौर में माल्टोन जो उनकी जगह है वहाँ एक अजलास तलब कर रखा था। वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसमें शामिल होना था, वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी क़यादत दी जा रही है। अजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और मियाँ नवाज शरीफ के इस अजलास में उसके भाई जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है क्यों नहीं शामिल हो सके? जी यूनुस बार साहब, बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये कल एक इजलास बुलाया था मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने। मियाँ नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत करनी थी और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर बुलाया गया था कि वो आएँ, इस इजलास में शिरकत करें। और दूसरा, गंदम के बहरान पर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट पेश करनी थी। कल जब इजलास शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादक, आजम नज़ीर तारक, वफाकी वज़ीर कानून ख्वाजा साद रफीक, इस तरह दीगर क़यादत, राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर, वो भी पहुंच गए। लेकिन शहबाज शरीफ का इंतजार होता रहा। शहबाज शरीफ का घर 180H मॉडल टाउन से चंद गज के फासले पर है, जहां से वो पैदल भी चले तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में होते हुए चंद गज के फासले से चलकर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के इजलास में नहीं आए और वो अपने घर से ही सीधा इस्लामाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट से रवाना हो गए। ना वो आए, ना उन्होंने गंदम बहरान पर मियाँ नवाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट पेश की और ना ही पार्टी के ज़िम्मन में जो इजलास होना था उसमें शिरकत की। असल में बात यह है कि कल जो इजलास हुआ था मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उस इजलास में इन्होंने 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास बुला रखा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नई क़यादत का चुनाव किया जाएगा। इस जनरल कौंसिल के इजलास में मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा नए सिरे से सदर बनाया जा रहा है और ख्वाजा साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। क्योंकि इस टाइम जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनके पास 2 ओहदे हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म का भी ओहदा है, दूसरा पार्टी के सदारत का ओहदा भी उनके पास है। इसलिए पार्टी के जो अमूर थे वो बड़े मुतासर हो रहे थे और नून लीग ने फैसला किया कि अब ये ओहदा जो है ना हुकूमती और पार्टी के ओहदे अलग कर दिए जाएं ताकि वो मियाँ शहबाज शरीफ अपने हुकूमती अमूर ऐसा तरीके से निपटा सके और पार्टी के जो अमूर है वो नवाज शरीफ अपने हाथ में ले लेंगे। और जब शहबाज शरीफ को कल के इजलास में बुलाया गया तो वो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि उनको पता है कि उनके हाथ से अब पार्टी की सदारत जा रही है और वज़ारत उज़्मा भी उनके बिल्कुल करीब है, जाने के करीब है, जो उनका हल हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मसूद नशिस्तें 78 मसूद नशिस्तें वो कालअदम करार दे दी हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की आधी हुकूमत ख़त्म हो गई है और ये पहाड़ की ऊंचाई पे जाके उसके एज पे खड़े हो गए, नीचे खाई है, तो पीछे कोई रास्ता नहीं बचा मुस्लिम लीग नून के। अच्छा नाज़म मलिक साहब, ये भी सुनने में आया ना कि सऊदी वफद लाहौर में था और शहबाज शरीफ ने उन्हें अशाइया दे रखा था और वो वहाँ मसरूफ़ थे। और साथी ये बातें लाग गए हैं, सरकारी मसरूफियत अपनी जगह पे होती है, पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास हो रहा है, वो किस तरह नजरअंदाज हो सकता है ना? आप मुझे ये बताएं, ये नहीं हो सकता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जानबूझकर इस इजलास में नहीं आए क्योंकि उन्होंने कंसल्ट देनी थी, जी ठीक है मियाँ नवाज शरीफ पार्टी के दोबारा सदर बन जाए। क्योंकि मरियम नवाज नहीं, अब आप क्या समझते हैं कि कोई इसमें रुकावटें हैं शहबाज शरीफ के शामिल ना होने की वजह से?
इस तरह मुस्लिम लीग नून की जो भागदौड़ है पार्टी की तंजीम की, वो मरियम नवाज शरीफ के हाथ में है, और उनके जो वालिद हैं वो इस टाइम सियासत से भी तकरीबन रिटायर्ड हो चुके हैं। मरियम नवाज अपने वालिद की जिंदगी में उनको इस्तेमाल करते हुए पार्टी का ओहदा हासिल करने चाहती हैं, इसलिए पहले मरले में शहबाज शरीफ से सदारत लेकर मियां नवाज शरीफ को दी जाएगी। उसके बाद किसी मुनासिब मौके पर मियां नवाज शरीफ से वो सदारत जो है वो मरियम नवाज को मुंतकिल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून में दो धड़े बड़े वाजिया तौर पर बन चुके हैं, जिस तरह शेर शीर कहते थे कि नून में से शीन ने निकलना है, और वो निकल गई है, बाज़ाब्ता तौर पर निकल गई है। मुस्लिम लीग नून इस टाइम दो धड़ों में तकरीबन बढ़ चुकी है। इसका सिर्फ गैर एलानिया तौर पर बढ़ चुकी है, अनाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सियासत की बका का मामला है। मुस्लिम लीग नून के पास अब कुछ नहीं बचा, और नवाज शरीफ सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बयानिया बनाऊं पार्टी का, पार्टी को चारों सूबे में नए सिरे से मुनज़्ज़म करूं, फाल करूं, नई क़यादत सामने लाऊं, ताकि हुकूमती और पार्टी जो बयानिया ना वो अलग अलग हो सके। क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है इस टाइम हुकूमत का बयानिया नहीं उठा सकती, क्योंकि आगे बजट आने वाला है और IMF से नई किस्त लेनी है, और उसके लिए मजीद महंगाई करनी पड़ेगी। इसलिए वो अब पार्टी का फासला करना चाह रहे हैं हुकूमत से, जो जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। ये हालात बहुत खराब है मुस्लिम लीग नून के लिए, और अतादी हुकूमत को बनने हुए अभी 2 महीने नहीं हुए, और इनका जवाल तकरीबन आधे से ज्यादा जवाल का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। किसी को कुछ समझ नहीं लग रही है क्या करना है। ऐसे में जरदारी ने अच्छा नाज़िम साहब, आपने जो बात की है इसका ज़रा जवाब गुरैश साहब से भी पूछ लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी गुरैश साहब, जिस तरह नाज़िम मलिक साहब ने बताया है कि ये बड़े देर से चल रही है कि शीन जो है वो नून से अलहदा हो गई है या हो जाएगी, तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ये बता रहे हैं कि आज एक दिन पहले बड़ा अहम इजलास था लाहौर माल्टाउन में, जिसमें सारी पार्टी के अहम लोगों को बुलाया गया था। मियां नवाज शरीफ भी थे, मियां शहबाज शरीफ ने शामिल होना था, वो नहीं हुए। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को इधर लाया गया, उससे पहले जो डील हुई थी, 2 डीलें हुई थी जनाब। एक डील तो बज़ाहिर हुई थी कि जिसमें नवाज शरीफ साहब आएंगे और नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म होंगे और नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन एक डील अंदर खाते शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, जिसमें ये तय था कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया ज़रूर जाएगा, उनके केस ज़रूर ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप देखें कि ये बहुत बड़ा गम होता है कि बंदा इतनी अपने आप को लोग समझें कि नवाज शरीफ की पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो नवाज शरीफ की वजह से है, और उस नवाज शरीफ की जो है कोई वर्थ ही ना हो उस पूरी हुकूमत में। आप देखें कि तमाम डिसीजन वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नहीं, अब आप देखें ना शहबाज शरीफ कैसे कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह भी नवाज शरीफ ने चाहा तो वहाँ चले गए हैं, और इसाक डार को उन्होंने डिप्टी वज़ीर बनाना चाहा, वो भी बन गए हैं। अब ये देखें ना, ये चीज़ें जो है ना, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तकसीम हो रही है। तकसीम है कि भाई के ऊपर एतबार नहीं रहा, क्योंकि ये सारी नवाज शरीफ साहब को इतने बच्चे तो नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही इस सब सिनेरियो की कि वो कैसे आए और कैसे हुकूमत आई, और कैसे, यानी कि उन्होंने मरियम नवाज को इसीलिए अपना जानशीन बनाया था और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया। ये तो पढ़ी लिखी बात है कि वो उन्होंने मरियम को ही अपना जानशीन बनाया, तभी मरियम को छोड़ के गए थे, तभी मरियम तमाम जलसों जुलूसों की क़यादत करती रही उनकी गैर मौजूदगी में, और उसके बाद अब भी जो है ये बिल्कुल वही जानशीन बनेगी, वो शहबाज शरीफ साहब जानशीन नहीं बनेंगे। गुरैश साहब, दोबारा नाज़िम मलिक साहब से पूछ लेते हैं। नाज़िम मलिक साहब, हमजा शहबाज क्या कर रहे हैं आजकल? वो कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। वफाक में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और मियां नवाज शरीफ ने चाहा तो अपनी टीम को भी साथ लगा दिया। इसाक डार साहब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और आपके सामने इसाक डार के अलावा राणा सनाउल्लाह भी सियासी मशीर बन गए। तो हमजा शहबाज कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, या ये कोई मफामती फार्मूला है कि वो जानबूझकर उनको नहीं कोई मरियम नवाज किसी भी तरह से वो हमजा शहबाज को कबूल नहीं करती, और ना ही वो चाहती कि इनको कोई अहम ओहदा दिया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक हमजा शहबाज को राणा सनाउल्लाह की जगह पर वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मशीर बनाना था, ये बात तय हो चुकी थी, लेकिन मरियम नवाज ने उनको नहीं बनने दिया। उसकी जगह पे मियां नवाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह को सियासी मशीर बनाकर ये खाना पूरी कर दी। पहले किसको बनाना था, आपने क्या बताया, किसकी उम्मीद थी?
पहले हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का सियासी मशीर हमजा शहबाज के लिए ये नाम तजवीज़ किया गया था, सही। हाँ, और जब मरियम नवाज के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने फिर इसका रास्ता रोकना शुरू किया और आखिरकार वो कामयाब हो गए और नवाज शरीफ के जरिए वो राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का सियासी मशीर बनाने में कामयाब हुई ताकि ये रास्ता रोका जा सके। दूसरी तरफ वफाक में मरियम नवाज ग्रुप की नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि उन्होंने सागदार को वहां पर डिप्टी वज़ीर आज़म बनवा लिया ताकि जो नवाज शरीफ ग्रुप है इनके जो मामला हैं, इनके जो काम है वो सागदार उनकी निगरानी कर सकें। एक बात तो ये होगी, जो सुनने में ये आया है कि मियां नवाज शरीफ की बजाय मियां शहबाज शरीफ की बजाय मोहसिन नकवी को वफाक में ज़्यादा एक्टिव समझा जा रहा था। अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि असल वज़ीर आज़म वही था, जो चाहता था वही होता था। मियां शहबाज शरीफ तो नाम के वज़ीर आज़म है, तो मियां नवाज शरीफ को ये पसंद बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म को वहाँ बनाया ताकि मोहसिन नकवी उनके भी मतहत काम करें। देखें यूनुस बार साहब, जहां तक मोहसिन नकवी का तल्लक है वहां पर अगर मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ उसका रास्ता नहीं रोक सके तो सागदार किस खेत की मूली है ना, बिल्कुल सही, उसका क्या तल्लक है। मोहसिन नकवी हो गए, वो जो साबिक वज़ीर आज़म है काकर वो हो जाए, फैसल वाडा हो जाए, इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इनका डंडा, इनका पावा बड़ा मजबूत है, इनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। दूसरी अच्छा, इन हालात में ये बताइए कि पीपल पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है, सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसकी वजह से इनकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब की तकरीब का एहतमाम किया गया, वो हो नहीं पा रही। 2 दफ़ा हलफ बर्दारी की तकरीब कैंसिल कर दी गई है। और दूसरा ये नाम जो आया है सरदार सलीम हैदर का, ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जनूबी पंजाब की बजाय ये नाम जो है वो अपर पंजाब से लिया गया है। हालांकि यही सोचा जा रहा था कि कोई जो भी गवर्नर लिया जाएगा जनूबी पंजाब से होगा, तो इसकी क्या वजूहत है? हाँ जी, ये भी जरा मुझे 1 मिनट दे, मैं ये भी आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। असल में गवर्नर पंजाब के लिए अहमद महमूद जो जनूबी पंजाब के सदर हैं पीपल पार्टी के, उनका नाम फाइनल हो चुका था, उनके नाम का नामजदगी भी हो चुकी थी और वो सिर्फ हलफ उठाने की देर थी, उसके इंतजार में बैठे हुए थे। और लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने इसमें एंट्री डाली और उन्होंने किसी तरीके से अहमद महमूद का नाम इसमें से निकलवा दिया और उसकी जगह पर उन्होंने अपर पंजाब से एक नामालूम से छोटे से कारकुन को सलीम हैदर को उन्होंने गवर्नर पंजाब नामजद करा लिया। इस पर अहमद महमूद नाराज हैं, नाराज होकर वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ऐवान सदर उनके तरले मिलते कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जनूबी पंजाब की सारी सियासत अहमद महमूद के हाथ में है और वो उनके 2 बेटे भी MNA हैं, वो खुद जगीरदार, वडेरे और सरमायादार हैं, लिहाजा उनकी नाराजगी नहीं ली जा सकती। 2 दफा मजा का हेज हो गया कि पहले 5 मई को हलफ बर्दारी थी सलीम हैदर की, वो नहीं हो सकी। उसके बाद 7 मई की तारीख दी गई, जो सुबह उनका कल जो उनका होना था वो भी नहीं हुआ। और इसके बाद अब 10 मई की तारीख दे दी गई है। इसके पीछे एक ही वामल कारफरमा है कि पीपल पार्टी के अंदर सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद करने पर काफी इख्तलाफात पैदा हो चुके हुए हैं और लगता ऐसा है कि ये मामला खटाई में ना पड़ जाए, क्योंकि जितनी देर तक अहमद महमूद की नाराजगी खत्म ना की गई, सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, कि उनको आधी पार्टी सूबे की आधी हिस्सा उनको कबूल नहीं कर रहा, तो ऐसे में वो गवर्नर क्या करेंगे। ये राजा परवेज़ अशरफ का करिश्मा है। आपको पता है कि वो जिनको राजा रेंटल के नाम से याद किया जाता है, उनकी शोहरत भी ऐसी है कि इन हालात में एक मामूली से कारकुन को पार्टी के एक सीनियर तरीन और जनूबी पंजाब के सदर पर फोकियत देना बहुत ही मैनी खेज है। और इसमें पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं जो किसी तौर पर भी जरदारी को काबिल कबूल नहीं है। जरदारी हो या बिलावल हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, ये अहमद महमूद की नाराजगी नहीं उठा सकते, क्योंकि जनूबी पंजाब से पीपल पार्टी ने जितनी भी एक तरफ आप कह रहे हैं नाज़िम मलिक साहब के जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी, जो जनूबी पंजाब के अहमद महमूद हैं, उनकी किसी तरीके से भी नाराज़गी उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर ये राजा परवेज़ अशरफ अपने बंदे को गवर्नर बनवाने में कैसे कामयाब हो गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था राजा रेंटल, जो उनकी शोहरत है जनाब। तो बस
इसी कार फरमा के तहत उन्होंने एक आम अदना से कारकुन को लिया है और इसके पीछे भी बताया जा यहाँ रहा को है कि पैसा इस्तेमाल किया गया है क्या? जी, कोई उसने पार्टी चमक चेयरमैन को पैसा दे दिया है या क्या वजह है? चमक कार फरमा है इस फैसले के पीछे, जिसकी वजह से पार्टी में बड़ी रिजल्टमेंट पाई जा रही है। और अहमद महमूद को इस बात का दुख है कि मैं सारे पंजाब का करता धरता हूं और मुझे ड्रॉप करके उसको बना दिया गया। वो उनका जो कद काठ है अहमद महमूद का, ला मोहल्ला उसके सामने वजीर आजम का ओहदा हो या सदर का ओहदा हो, कोई मैंने नहीं रखता। वो एक बड़े जागीरदार हैं, बड़े सरमायादार हैं और बड़े सनतकार हैं और जनूबी पंजाब की सियासत पर उनका भरपूर दस्तखत रखते हैं। उनके बगैर ना कोई वहाँ इलेक्शन लड़ सकता है, ना कोई इलेक्शन जीत सकता है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा गुरैश साहब से इसका जवाब मांगने। नाज़िम मलिक साहब ने जिस तरह बताया कि महमूद अहमद अयाज अहमद महमूद जो हैं वो कद काट के हवाले से पीपल पार्टी में बड़ी अहमियत के अमल सियासतदान हैं और जनूबी पंजाब के लोग उसी वजह से जो है वो पार्टी, जो पीपल पार्टी के गिने चुने चंद एक लोग हैं उसकी वजह से हैं। और ये नाम जो पहली दफ़ा सलीम हैदर का सामने आ गया है, ये राजा परवेज़ अशरफ की वजह से आ गया है। पंजाब में तो पीपल पार्टी पहले ही बड़ी कमज़ोर है। अगर ये महमूद अहमद जैसे अहम बंदे को आप नाराज़ कर लेंगे तो फिर जनूबी पंजाब में तो पहले ही कोई इनके साथ खड़ा होने को आप देखें कि जनूबी जब भी कोई सीटें जीती जाती हैं पंजाब में तो वो जनूबी पंजाब से ही जीतते हैं। और अपर पंजाब में तो कोई सीट नहीं है, अहमद महमूद के एरिया में से जीती ऐसे ही जाती है। हैं। इस वक्त आप देखें ना, कायरा भी हार गया, कोई बंदा इनका जीत नहीं सका। वो जीत ही नहीं सकते ये ऐसे तो, अगर कोई एक आध जीता यानी कि वो तो जागीरदार लोग हैं। अहमद महमूद उनकी कोई उन्होंने बड़े काम किए अपने इलाके में और वो उनका बड़ा असर रसूख है। फिर उनके आप देखें उनके रिश्तेदारियां हैं। आप यूसुफ रजा गिलानी उनका रिश्तेदार है, इस तरह और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये आपस में कजन है अहमद महमूद वगैरह। तो आप देखें कि उसको इग्नोर करना ऐसे ही है जैसे आप बड़े अहम पार्टी के अंदर एक नई दरार राजा परवेज अशरफ की वो वर्थ नहीं है एरिया में जो अहमद महमूद की है, या अहमद महमूद की वर्थ तो पूरे जनूबी पंजाब में है। काफी हल्के को कवर करते हैं, काफी इलाके को करते हैं। ये कहा आधे पंजाब को कवर, ये तो अपने हल्के में नहीं राजा परवेज अशरफ, हाँ जी, इनकी अपनी अहमियत नहीं है। तो ये लेकिन ये कुदरती चीज है। तमाम जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हम कहते हैं जिनको, जो होती तो ये लिमिटेड कंपनियां ही हैं, लेकिन ये इसके अंदर भी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। ठीक है, तो उसका जो है आपके सामने ही है कि सलीम हैदर साहब को इन्होंने बनवाया है, लेकिन उसके हल्फे वही मिसाइल खड़े कर। अच्छा नाज़िम मलिक साहब से दोबारा पूछते हैं, फिर हमने उनसे इजाज़त मांगनी है। नाज़िम मलिक साहब, 2 रोज़ कबल महमूद अचकज़ई जो है वो लाहौर में आए थे। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी उनके साथ थे। यास्मीन राशिद के घर गए, वो मुजीबर रहमान शामी से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा भी मुलाकातें की होंगी, लेकिन ये 2 मुलाकातें तो मेरे इल्म में है। तो उनकी ये एक अपने जनाब ऐसी खतून जो सारे 9 मई के सिलसिले में जेल में बंद है, उनके घर आना अच्छी बात है, उन्होंने जाके उनकी हौसला अफजाई भी की है। तो महमूद अचकज़ई के साथ असद कैसर के ये जो लोगों के घरों में जाके मुलाकातें हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी जारी बात है, जो पीटीए की क़यादत है वो अपने कारकुन का हौसला बढ़ाने के लिए और जो असीरान हैं उनके घर फैमिली के पास जा रहे हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए और पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए एक बड़ा अच्छा है। और इसी तरह वो चारों सूबों में जा रहे हैं। अब वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि उनके बस में जो है वो उतना कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उन्हें ये जो गहरी रात काली छाई हुई है, ये मेरा ख्याल अब ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। उनकी नई सुबह का आगाज़ होने वाला। जितने असीरान हैं इनकी रिहाइयाँ जल्द मुतवक्का है, क्योंकि हालात जो है ना वो हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल गए हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जितनी मसूद नशिस्तें इनको बांटी गई थी माले गनीमत की तरह, वो सारी उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। 78 नशिस्तें हैं। पंजाब में 27 नशिस्तें हैं और मरकज में 23 नशिस्तें हैं जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत से वापस आ जाएंगी। और पीटीआई का जो नंबर गेम है पंजाब में और मरकज में वो भर जाएगा। ये इनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। आज के फैसले से मुस्लिम लीग नून की आधी हुकूमत खत्म हो गई है। जो बाकी की हुकूमत है वो सिर्फ आप ये समझ लें कि एक फूंक मारने के फासले पर है कि उसको एक फूंक लगी और वो भी उड़ जाएगी।
इस जो हुकूमत बाकी की बच गई है, इसका अब कोई जो है ना का वो मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के जो हल्के हैं उनमें ये इंतहाई तशवीश पाई जा रही है कि अब हमारा क्या होगा। वक्फ ने हाल का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसका एक दूसरा हल निकाल रखा है कि वो पंजाब में या मरकज में कहीं पर, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर एक पावर ब्लॉक बनाने जा रहे हैं ताकि उन पर कुछ कारी जरब ना लगे। और ये जो लोग इधर आए हैं, कुछ पीपल पार्टी के अंदर ये फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाने जा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज हुकूमत मिलकर पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, पंजाब असम्बली में भी और मरकज में भी। पीटीआई के लिए, पीटीआई के अंदर, हाँ पीटीआई के अंदर, ताकि उनको ये जो चैलेंज है हुकूमत जाने का ये फेस ना करना पड़े। जिस तरह उन्होंने राजा रियाज की क़यादत में अपोजिशन लीडर थे तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। बड़ी खबर है, ये बन सकता है जबकि इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो लोग छोड़कर गए हैं वो वापस आने के लिए पर तो रहे हैं और ये मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो अरकान असम्बली हैं, बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लोग मजबूर भी होते हैं, कोई ब्लैकमेलिंग भी आ जाते हैं, किनकी मजबूरियां होती हैं तो वो लोग कर जाते हैं इस तरह। तो देखें अब क्या होता है, किस तरफ हालात आते हैं और जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी जो शिकंजा है एस्टैब्लिशमेंट छोड़ने को तैयार नहीं है और हालात ऐसे हैं कि आप देखें जो मुल्क का भाग दौड़ है वो अब सही मुल्क से हाथों में नहीं है। मुल्क का माशी निज़ाम तबाह हो गया है, हालात इतने ख़राब हैं कि कोई सरमाया करने को तैयार नहीं है। जो सऊदी वफद आया है, ये प्राइवेट एक कंपनियां आई हैं जो अपने फायदे के लिए यहाँ पर बिजनेस करेंगी, बिजनेस लेंगी, उनको मुल्क से या रियासत से कोई तल्लक नहीं है। हालात ये जा रहे हैं, अब देखते हैं कि नई डील में ये सऊदीया को क्या देते हैं, उससे क्या लेते हैं, क्योंकि ये रियासी सतह पर डील नहीं है, ये बिजनेसमैनों की डील है। तो बिजनेसमैन हमेशा अपना फायदा करता है, उसमें वो रियासत और मुल्क को, वो दो तरफा तल्लकात को नहीं देखा जाता। नाज़िम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, पीपल पार्टी, पीटीआई और नून लीग के अंदर की खबरें दी। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर बनाए गए हैं, हलफबरदारी तकरीब क्यों नहीं हो सकी, मियाँ नवाज शरीफ ने जो लाहौर में इजलास बुलाया था, मियाँ शहबाज शरीफ उसमें शामिल क्यों नहीं हो सके, सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान आए हुए हैं, इस हवाले से बातचीत चल रही थी। जुल्करनैन ताहिर साहब ने मैं ज्वाइन किया। जुल्करनैन ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालसाम। मुस्लिम लीग नून के आप बड़ी अंदर की खबरें देते हैं, मियाँ नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी क़यादत दी जा रही है और इस हवाले से एक रोज़ कबल इजलास भी बुलवाया गया था। मियाँ शहबाज शरीफ उस इजलास में शामिल नहीं हुए, क्या वजह है? देखिए शहबाज शरीफ साहब इस टाइम दो चीजों में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। एक तो ये है वो जो सऊदीया का मामला है, सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है और ये मतलब इसको इस तरह से ही हम ले रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे कुछ दिन फिरेंगे। तो इसके लिए शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है कि वो टोटल अपना फोकस रखें और मोहम्मद बिन सलमान से कोशिश करें कि वो आप भी मिले, ये इनकी तो मुलाकात एक हुई है और वो पाकिस्तान आए और इसके लिए ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अगले माह पाकिस्तान का विजिट कर लें। तो कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हम बातें सुन रहे हैं ये मटेरियलाइज हो जाएंगी, अदरवाइज अभी तक तो काफी चीजें हवा में ही हैं। और दूसरा जो उनकी दूसरी मसरूफियत वाला मामला है वो 300 अरब गंदम इंपोर्ट का स्कैंडल है, जिसमें काकर साहब और इवन शहबाज शरीफ की अपनी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्शली। तो इसको अब वो से कहते हैं ना कि ए मुद्दे नू किथे जाके उन्होंने दफनाना है, तो इसके लिए वो काफी मेहनत हो रही है क्योंकि कोई चीज सामने तो अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें पाई जाती थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मियाँ नवाज शरीफ बड़े डिस्टर्ब हैं, वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए, तो अब क्या दोनों भाइयों के दरमियान मामला ठीक है या कोई खराबी है? नहीं बात साहब देखें, मामला तो देखें ना, लंदन प्लान के तहत तो नवाज शरीफ ने ही बनना था प्राइम मिनिस्टर, जनाब वो नहीं बने और वो कई मरतबा हम बात कर चुके हैं क्या सीन बना, क्या टोटल उनको चकमा दिया गया। वो बनने तो प्राइम मिनिस्टर ही आए थे, बन गए उनके छोटे भाई। तो उस दिन से वो परेशान तो है, दिल में ये खलिश भी है कि भाई कि मुझे मामू बना दिया गया। आल दो कि मेरी बेटी को
चीफ मिनिस्टर जरूर बनाया है, लेकिन उनकी खलिश तो है। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी में अपने आप अपनी पोजीशन को रीअसर्ट करें। तो काफी उनको लग रहा था कि मैं पार्टी एक तरह की हाईजैक ही हो गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट भी पार्टी के शहबाज शरीफ, तो थोड़ी एक परेशानी तो थी, उम्र भी बढ़ रही है उनकी। तो फौरी जो 11 मई को उन्होंने दोबारा से प्रेसिडेंट बनना है, उसके बाद देखें आपको सियासत में जैसे कह लें कुछ चेंज नजर आएगा पीएमएल नून की। अच्छा जुल्फिकार तार साहब, सऊदी सरमायाकारी की जो बात की जा रही है पाकिस्तान में कि सऊदी सरमायाकार आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, माशत बेहतर हो जाएगी, जब तक पाकिस्तान के अपने जो सरमायाकार लोग हैं, सरमायादार, वो यहाँ सरमाया इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हालात कैसे बेहतर हो जाएंगे? आपके अपने जो पाकिस्तानी सरमायादार हैं वो बैरून मुल्क जाके, कोई दुबई में, कोई इंग्लैंड में, कोई यानी कि मुख्तलिफ ममालिक में जाके अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें कायल करें, जब तक वो आप उन्हें कायल करेंगे यहाँ हालात तब्दील हो जाएंगे, बाहर से लोग भी आएंगे। बाहर के लोगों का आप इत्मीनान कैसे बहाल करेंगे जब आपके अपने लोग सरमायादारी नहीं करेंगे? व्हाट्सअप बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन पॉइंट है। और मुझे पहले तो मैं इसमें इसी में से अगला क्वेश्चन निकालूंगा कि दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दें, एक कंट्री ऐसा बता दें जिसने तरक्की की हो, बाहर से लोग आके जिन्होंने सरमायाकारी की है और उस कंट्री ने तरक्की की हो। और भाई हमेशा हर कंट्री, दुनिया में कोई कंट्री आपको उसकी एग्जांपल नहीं मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि जी हाँ जी हम ने आके इन्वेस्ट किया और ये कंट्री फ्लरिश कर गया, प्रोग्रेस कर गया, डेवलप कर गया। हमेशा उस कंट्री के अपने लोग ही उसको डेवलप करते हैं, वही उसी की वजह से वो कंट्री प्रोग्रेस करता है। अपनी ही सरमायाकारी, अपनी ही मेहनत से कंट्री आगे जाता है। इस चीज को तो पहले ये पक्का सोच ले ये गवर्नमेंट या सुपर एलीट या जिनके पास हमेशा से इसकी भागदौड़ है इस कंट्री की। तो अब भाई जब तक आप अपने बिजनेसमैन पे एतमाद नहीं करेंगे, जैसे आप बताया बेशुमार लोग बिजनेसमैन है जो कि आपके पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, दुबई, उसके अलावा मेजर हब है, और अमेरिका जहां में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई अपनी इन्वेस्टमेंट आपके अपने लोगों की निकल के बाहर के कंट्री में जा रही है और आप दूसरे कंट्रीज का मुंह देख रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती और इससे बड़ी बेवकूफ गवर्नमेंट हो नहीं सकती। अच्छा तो साहब, इमरान खान की हुकूमत इससे कुछ आप समझते हैं कि इस हवाले से बेहतर थी कि वो बैरून ममालिक से 20 सरमायादारों को पाकिस्तान में सरमायादारी के हवाले से कायल कर चुके थे और यहाँ के सरमायादार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना शुरू हो गए थे? ये ठीक है बात मेरी? देखिए मतलब इमरान खान का अगर आप उसको क्रेडिट दें तो इस बात पे क्रेडिट दें कि उसके दौर में लोग, पाकिस्तान के बिजनेसमैन पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जा रहे थे। पाकिस्तान से सरमाया सारा निकल के बाहर के कंट्रीज में नहीं जा रहा था। पाकिस्तान में एक प्रॉपर, एक अच्छा एनवायरनमेंट था, लोग यहाँ पे ही काम कर रहे थे। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। और तभी हमने कोविड तरह के, कोरोना वायरस तरह का भी वो जो इतना बड़ा जिसे कह लें चैलेंज आया, उसको फेस किया और उसको डील किया सक्सेसफुली। तो ये इमरान का क्रेडिट था। बाहर से लोग मतलब वो भी पाकिस्तानी जो है बाहर, वो पैसे ज्यादा भेजने लगे थे, ये प्लस था। लेकिन मैं फिर आपको जैसे पहले बताया कि कंट्री ने प्रोग्रेस करनी होती है आप अपने लोगों के साथ ही। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो जिसे कह लें कि बिल्कुल वो जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर होती है और उसके ऊपर कोई बैंक नहीं करता, टोटल डिपेंड नहीं करता। सिर्फ बेवकूफ गवर्नमेंट्स ही होती हैं जो कि डिपेंड कर रही होती हैं टोटली फॉरेन उस पे, जो कि हम हमेशा से ही एक काइंड ऑफ बेवकूफ गवर्नमेंट के तौर पे चलते हैं। आते साथ ही हम कशकोल उठाते हैं, दुनिया का चक्कर लगाते हैं, कहीं से तो कोई 4 टुकर मिल जाते हैं, आके फिर अपना दाल दलिया चलाते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने में बताया कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने के लिए कैसे जो है उसको हम कायल कर सकते हैं, इन्वेस्टर को कैसे लाया जा सकता है, क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे बैरून मुल्क से आकर सरमायाकार या नहीं करेंगे। गोया साहब आपने बातें सुनी जुल्फिकार साहब की, तो वो कहते हैं जी इस हवाले से इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उस वक्त पाकिस्तानी सरमायाकार जो है वो भी यहाँ सरमाया इन्वेस्ट कर रहे थे, हालांकि कोविड का दौर था, बड़े चैलेंजेस का सामना था। और उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तानी लोग बैरून ममालिक रहायश पजीर हैं उन्होंने भी यहाँ पैसा भेजना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ कारोबार किया जा सके।
अब ये सऊदी सरमायाकार आ तो रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो डायमंड कंपनियों वाले, ये मुख्तलिफ लोग इस तरह के। जुल्फिकार नैन साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप देखें कि किसी के सरमायाकारी करने से जनाब गैर मुल्कियों के जब अपने ही ना साथ दें, बिल्कुल सही। हाँ जी, आप देखें आपके मुल्क के हालात हो क्या रहे हैं। आपके मुल्क के तमाम डिपार्टमेंट्स, मोस्टली डिपार्टमेंट्स पे रिटायर्ड लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल सही। नौजवान आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो लोग लाइनों में बैठे हुए हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, वो आगे निकलेंगे, रिटायर्ड होंगे तो नीचे से नए लोग भर्ती होंगे और आगे आएंगे और इंटेलिजेंट लोग तब। अब नौजवान कहाँ जा रहे हैं? नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकार मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हैं जी, डॉक्टर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो आप इतने में खुश हैं कि वो देखिए जी हम सरमायाकार ले आए। ये सरमायाकारों को जो लेके आते हैं, ये इनके साथ बहुत सारी ये हमारे माफियाज डीले करते हैं और उसमें से कमीशन कमाते हैं, और इनको कोई गर्ज नहीं पाकिस्तान की इकानमी के साथ कि पाकिस्तान की इकानमी तरक्की कर रही है या डूब रही है या भाड़ में जा रही है। इनको अगर इंटरेस्ट है तो इनको उसी तरह का इंटरेस्ट है जैसे इन्होंने बिजली के जो मुआहदे किए हुए हैं, जिसमें ये साफ जाहिर है कि आपने हमें इतना कमीशन हर साल के इस महीने में आपने हमारे अकाउंट में जमा कराना है डॉलर में। दूसरे नंबर पे हमने उन लोगों के साथ मुआहदा किया हुआ है कि आपने आप बिजली हम आपसे लें या ना लें, लेकिन आपकी पेमेंट पूरी डॉलर्स में होगी। तो ये अपने कमीशन बना रहे हैं। इनको कोई मुल्क के, अगर इनको मुल्क से इंटरेस्ट हो, किसान सड़कों पे डंडे ना खाएं, डॉक्टर सड़कों पे डंडे ना खाएं, नर्सिस सड़कों पे डंडे ना खाएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बेड़ा गर्क ना करें, अदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। स्कूल तालीम जो कि 25 से कॉन्स्टिट्यूशन की है आइन की, वो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 16 साल तक बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाएगी और क्वालिटी एजुकेशन की दी जाएगी। ये स्कूलों को बेच रहे हैं, एनजीओ के हवाले कर रहे हैं, ये उन प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने माफियाज को ये प्रमोट कर रहे हैं। तमाम जो प्लाट नई स्कीमों में बनते थे, जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए रखे जाते थे, इन्होंने सारे जौहर टाउन के प्लाट प्राइवेट अदारों को दे दिए, और वो प्राइवेट अदारे अपनी मर्जी की फीसें ले रहे हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई किसी किस्म का वो मतलब गवर्नमेंट को फायदा नहीं। वो उनका एक अदारा होता है, फिर 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, 16 से 256 होते हैं। आप देखें वो लोग हैं जिन्होंने वो एजुकेशन पे माफियाज में कब्जा किया हुआ है। अगर आप किसी भी बड़े अदारे को देख लें, जो बेशुमार, हर शहर में बेशुमार स्कूल कॉलेज हैं, उनका जो सरबराह है, उनका जो मालिक है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें तो वो बंदा है जो नालायक तरीन आदमी था, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, वो ट्यूशनें पढ़ाता था, और ट्यूशनें पढ़ाने के चक्कर में ही उसने एकेडमी बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, फिर माफिया के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैसे का धंधा किया, कमीशन दिए और स्कूलों पे, एजुकेशन पे कब्जा कर लिया। इसी तरह हेल्थ के अदारे, आपने कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ के अदारों का क्या हाल है। आप जाएं, एक इमरजेंसी में एक बेड पे 3 मरीजों को फेंका हुआ है, वहां पे दवाइयां मिलती हैं, सफाई है नहीं, है जी। और आप देखें, अच्छा गुरैज साहब, हमारे आप ठीक कह रहे हैं कि हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, कोई भी पाकिस्तान का अदारा ऐसा नहीं है जिसकी गवर्नेंस के हवाले से हम ये बात कर सकें कि वो बेहतर सर्वाइव कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूं जनाब। पंजाब का एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो पहले पंजाब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होता था जनाब। ये वो अदारा है जो तहकीक करके आपको बताता है कि मुल्क में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं ठीक चल रहे हैं, या कौन से प्रोजेक्ट ठीक चलेंगे। वो पीएनडी को फीडिंग करता है। आपने उस पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जो कि होता है पीएचडी इकोनॉमिक्स में, और उसका एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है रिसर्च का, आपने उसकी जगह पे एक सीएसपी अफसर को जो एमए इंग्लिश है उसको उसका डायरेक्टर बना दिया है, और उसकी स्पेशल पे होती है पैकेज 1,
है जी, और एक सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट को ऑब्लाइज करने के लिए वहां पे बिठा दिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी जबकि अदारों में तहकीक ही नहीं होगी तो फिर मुल्क में तरक्की कैसे होगी? जी ठीक है जी। इसलिए हमें सारे जो अदारे हैं उनके जो हेड हैं, आप देखें कि मोस्टली रिटायर्ड लोग हैं, उनको हटाना चाहिए, नीचे से लोगों को आना चाहिए और लोगों को इनकरेज करना है। आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं एक सेकंड के लिए, वो ये है कि स्पेशलाइजेशन जो MBBS के बाद होती है वो 5 साल की होती है। छोटे शहरों में 2 साल की स्पेशलाइजेशन शुरू हुई है और वो 5 साल वाले जो 5 साल की डिग्री लेके वहां जाता है उसको सीनियरिटी में रखा जाता है कि जी पहले अगर 2 साल वाला सीनियर है तो उसको पहले तरक्की मिलेगी। भाई आप उनकी अलहदा सीनियरिटी बनाएं, जो 5 साल जिन्होंने पढ़ा है स्पेशलाइजेशन की उनको आगे लेके जाएं। वो क्या हो रहा है, वो लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इंजीनियर मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो फिर ये क्या आप IMF के पीछे लगे हुए हैं? IMF आपको जितना मर्जी कर्जा दे दे, इस मुल्क की हालत नहीं बदल जी। आपको मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि 1950 के हम IMF के मेंबर हैं। आप ठीक कह रहे हैं। 22 दफा हमने ये लोन लिया है वहां से और $700 मिलियन लोन ले चुके हैं। हर बच्चा 2,88,000 का मकरूज है। गुरैश साहब, हम प्रोग्राम में अपने बाद में बताते हैं, अमन के हवाले से मुल्क भर की जो सूरत हाल है बिलखसूस पंजाब की, उस पर भी बातचीत करते हैं। लाहौर में हाल ही में एक नए DIG ऑपरेशन जिनका नाम फैसल कामरान है, उन्हें तैनात किया गया। 22 अप्रैल को उनकी तैनाती अमल में लाई गई। उन्होंने आते ही जो क्राइम रिपोर्टर्स के साथ एक जिसे मैट दी प्रेस कहते हैं वो मीटिंग की और बताया कि वो ये तो नहीं कहते कि वो पंजाब बिलखसूस लाहौर में जो काम करेंगे वो बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा कि वो बेहतर है। तो DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 22 अप्रैल को तैनात हुए, उन्होंने साफ़ियों के साथ एक मीटिंग के दौरान वादा किया था कि वो अगर 100% जराइम की शरह को रोकने में कामयाब ना हुए तो लाजमी वो 50% तक इस जराइम की शरह को कंट्रोल करके दिखाएंगे। उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। उन्होंने 3-4 ऐसे वाक़यात जो बिल्कुल इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि वो उन्होंने डिलीवर किया है। एक तो उन्होंने 2 ऐसे SHO को क्लोज़ किया है जिन्होंने गलत दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखे थे। एक उन्होंने ऐसा भी चौकी इंचार्ज बहाल किया है जो स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मुलज़म की गिरफ्तारी के बाद तब्दील कर दिया गया था। तो हम DIG ऑपरेशन की इस ना सिर्फ कार्रवाई को सराहते हैं, तवक्को करते हैं कि DIG ऑपरेशन लाहौर जो है वो बेहतर इक़दाम करने में कामयाब हो जाएंगे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तैनाती के बाद उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा जा रहा था कि ये एक मोस्ट जूनियर पुलिस ऑफिसर हैं और हो सकता है लाहौर में अमन कायम करने में कामयाब ना हूँ। लेकिन अब तक इक़दाम का अगर जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। उन्होंने अपने दफातर में खुली कचहरियों का जो आगाज़ किया है उससे भी शहरियों को रिलीफ मिल रहा है। फैसल कामरान की तैनाती से लाहौर पुलिस कि जो SHO साहबान को एक मैसेज मिला है वो ये मिला है कि कोई भी गलत दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। ये एक बड़ा मैसेज है। शहरियों को यही शिकायत होती है कि जी हम FIR के लिए जाते हैं और हमारा मुकदमा दूसरे दफात के तहत दर्ज नहीं होता, पुलिस डकैती के मुकदमे को चोरी में तब्दील कर देती है। लेकिन ये पहली दफ़ा लाहौर में ऐसा हुआ है कि अब कोई भी मुकदमा ये एक SHO को बावर करा दिया गया है कि वो गलत दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। जो भी मुकदमा गलत दफात के तहत दर्ज करेगा उसे वो ओहदे से फ़ारग कर देंगे और वो कहते हैं कि वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होगा। और उन्होंने तमाम SHO साहबान को ये भी कहा है कि जो भी शहरी जो भी दरख्वास्त गुजार आपके पास आए, इंतहाई जो आपका तरीक़ाकार है वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर निकल कर पुलिस के मुतल्लक कुछ शिकायत ना कर पाएँ और वो ये कहें कि हमें थाने जाके रिलीफ मिला है और हमारे साथ पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की ये एक कामयाबी हम समझते हैं कि उन्होंने बड़े थोड़े दिनों में लाहौर पुलिस में पाई जाने वाली ख़राबियों की ना सिर्फ निशानदही होने के बाद उस पर काबू पाया है। हम ये समझ रहे हैं कि फैसल कामरान ने जो चंद दिनों के दौरान मेहनत की है अब उसके समरात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और इसी तरह उनकी टीम जो है वो उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर रही तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर में आने वाले दिनों में जराइम की शरह में नुमाया कमी भी वाक़ होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और स्टूडियो में मौजूद जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।